president of Raw Minority Forum Pakistan. मेरा नाम नासिर जमील है और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਨਾਸਿਰ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਲਦੀ सुहेल आलू मेरा नाम है। मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ अदारा आर्ट्स का, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट सोसाइटी। काशिफ असलम जी, रिसर्चर हूँ नौकेट कुमार इंसानी फूड की वकालत। अच्छा, मेरा नाम नासिर विलियम है। मेरा ताल्लुक अदारा प्रेस मजीद साहब से है और मिनोरिटी फोरम पाकिस्तान का कन्वीनर हूँ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तमाम दोस्तों को जोड़े, ना कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाहौर के बल्कि पूरे पाकिस्तान के क्रिश्चियन सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तारिक सराय नाम मेरा भी एक छोटा जैसा सियासी कार्य। अख्तर भट्टी छोटा सा मैं बिजनेस मैन भी हूँ और अपनी कम्युनिटी को जोड़ने की बात सारा करता हूँ। जी, मेरा नाम फारूक सदर है। मैं लॉ का स्टूडेंट लगता है कि शादी इधर अनूप बहादुरी और इसके अलावा जो है नहीं सर, प्लीज बस यही आए। नाम अनूप बहादुरी। आशर भाई प्लीज आप। आशर भाई अपना तारुफ भी करवाते हैं साहब, और खास वजह भी है जिसकी वजह से आज हम लोग खास तौर पर बात की है। आशर जवान जी प्लीज। हाँ जी, आशर जवान है मेरा नाम, जर्नलिस्ट हूँ। I've been associated with the mainstream press for about 2 decades और अभी फिलहाल रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनल एज अ लास्ट लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट, उसका मैं पाकिस्तान का मामला देख रहा हूँ। Alongside I am also working with an international legal advocacy organization that's called ADF International. So ये छोटा सा था। थैंक यू वेरी मच सर। जी, मैं अनिल सैमुअल, मैं एफसी कॉलेज में पढ़ाता हूँ और साथ में एनसीजीपी पीटर जेकब साहब के साथ, इनके साथ, इसके साथ छोटे छोटे कामों में जुड़ा हूँ। थैंक यू। कामरान चौधरी यूसी शाहिद भाई के वाइस प्रेसिडेंट हूँ मिनोरिटी फोरम पाकिस्तान। वेरी गुड। मेरा नाम सभी सिंह है, एक छोटा सा सोशल वर्कर हूँ और स्पेशली विषम भाई की थ्रू काफ़ी चीज़ों में होते हैं हम लोग, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हर जगह पे हमसे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विषम लाल। पहले सीएसजी के साथ बहुत काम किया हुआ है, इंटर्न भी रहे हैं और अभी घर के फ्रेंड कुक थर्ड पार्टी के साथ भी एसोसिएटेड हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट्स को भी लीड कर रहे हैं। तो ऐसी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो लाहौर में 2021 से इधर कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम अब्दुल्ला आमिर है। मैं विजडम प्रोडक्शन के नाम से एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस चला रहा हूँ और यूट्यूब पे भी कुछ इसी टॉपिक के हवाले से मैं काम करता हूँ। तो सीखने के लिए मैं मुख्तलिफ दोस्तों से रब्ता करता हूँ। नासिर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने दावत दी और अपनी जो हल्का है उसमें शामिल की। जी, मेरा नाम शौकत दयाल अठवाल, योनाबाद। थैंक यू सर। जी, मेरा नाम आदिल सोत्रा है, मैं योनाबाद से, मेरा इवेंट मैनेजमेंट का काम है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का तारुफ करवाने का। सो हम स्टार्ट करते हैं नासिर भाई से। नासिर भाई को और मैं मामूली या सरकारी मुलाजिम। सॉरी, मैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब। डैनियल मैसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डैनियल मैसी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर चैप्टर के मिनोरिटी फोरम पाकिस्तान के और प्रेसिडेंट। साथ बैठे हैं मेजर करामत गुल साहब जो कि इस वक्त हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, और इसके साथ वाइस प्रेसिडेंट है शाहिद रफीक साहब जो कि मिनोरिटी फोरम पाकिस्तान को लाहौर चैप्टर को देखते हैं। इसके साथ आसिफ नथानी और हमारे जो दोस्त आ रहे हैं यूसुफ बेगलून साहब को हम वेलकम कहते हैं कि वो तशरीफ लेकर आए कि खास तौर पर क्रिश्चियन मिनोरिटीज में, रिलीजियस मिनोरिटीज में क्रिश्चियनिटी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। वो कुछ सोचते हैं कि शायद अगर ये वाला काम हो जाए तो शायद इससे हमारे बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे, या ये वाला काम हो जाए तो ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे।
तो आज हमने एक मौजू को फोकस किया है कि हम लोग उस मौजू पे गुफ्तगू करें। मिनॉरिटी फोरम पाकिस्तान इस वक्त ऑर्गेनाइज हो चुका है, ना कि सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में और बलूचिस्तान के 3 डिस्ट्रिक्ट में और केपी के 2 डिस्ट्रिक्ट में और सिंध के तकरीबन कोई 4 डिस्ट्रिक्ट में। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के जो कि ये विजन रखते हैं या ये सोच रखते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम लोग कोई मुस्बत तब्दीली मिनॉरिटीज़ के इश्यूज में ला सकें या फिर जो इश्यूज हैं उनको किसी न किसी तरीके से हल कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि एक मिनॉरिटी का पार्लियामेंटेरियन भी अगर पेश करेगा तो उसको भी कंसेंसस डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ मेंबरान पार्लियामेंटेरियंस की जो है हमायत की ज़रूरत होती है, कंसेंसस की ज़रूरत होती है। जब तक दूसरे लोग आपके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मुमकिन नहीं कि आप अपना कोई बिल या अपना इशू जो है उसको किसी न किसी तरीके से पास करवा सकें। हाँ, आप एहतजाजी तौर पे एहतजाजी सियासत जिसको कहते हैं वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से हल कैसे किया जा सकता है या उस पर काम कैसे किया जा सकता है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास तमाम जितनी भी रिलीजियस मिनॉरिटीज़ पाकिस्तान में रहती हैं उनका कंसेंसस होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जितनी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं उनका कंसेंसस होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपके जो हल्के अहबाब में जो दोस्त हैं जो आप एक नैरेटिव लेके चलते हैं उस नैरेटिव को भी जानने और समझने की ज़रूरत है कि हमें उन नैरेटिव्स पे बात करने की जरूरत है। क्या इसको हम लोगों ने टॉप प्रायोरिटी पे रखना है या सेकंड नंबर पे रखना है या थर्ड नंबर पे रखना है या फोर्थ नंबर पे, या ये जो इशू है इसकी जो है अहमियत को हम लोग किस दर्जे पे रखें कि जिससे कि हमारे जो मिनॉरिटीज के इशूज है। आज इसमें टॉपिक के लिए आप दोस्तों के साथ जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हम लोग वो ना कि सिर्फ आज डिस्ट्रिक्ट लाहौर में ये मीटिंग हो रही है बल्कि इसी तरीके से आप जैसे दोस्त फिक्री गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में आज बैठे हुए से जोड़ के बैठे हुए ताकि हम ऐसे मौजूद पे बात कर सकें जिस पे कई दफ़ा हमारे दोस्त समझते हैं कि शायद हमें इस मौजू पे बात नहीं करनी चाहिए या फिर शायद हम लोग इस मौजू को शायद अहमियत नहीं देते। तो हमने कहा क्यों ना हम ऐसे दोस्तों के साथ गुफ्तगू करें जिन पे कि हम लोग ये समझ सकें कि इस इशू की अहमियत क्या है। उस अहमियत को जानने के लिए हमने रिक्वेस्ट की काशिफ असलम साहब से जो कि आरिस एंड सिसिल चौधरी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनसे रिक्वेस्ट की कि आज गुफ्तगू को हम लोग लेके चलते हैं और ये जान सकें कि ये सिलेक्शन नहीं इलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है और क्या है इसके अंदर और क्या हमें इस पे जरूरत है या हमें कुछ और चीज़ों पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ काशिफ असलम साहब का कि उन्होंने अपना टाइम निकाला, उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं आप लोगों के साथ शेयर भी किए टेबल पे। तो आज हम अपनी गुफ्तगू का फिक्री गुफ्तगू का आज आगाज़ इस बात से करते हैं कि आया ये जो इशू है ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसके क्या क्या मॉडल्स हैं और क्या क्या इसमें से अपॉर्चुनिटीज़ हम निकाल सकते हैं आज की गुफ्तगू में। लेकिन इस बात को गुफ्तगू को शुरू होने से पहले गवर्नर बॉडी के जो प्रेस क्लब लाहौर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें आशिफ जॉन साहब जो कि हमारे दोस्त हैं, हमें हमेशा जो है प्यार करते हैं, हमेशा हमारे साथ किसी न किसी हवाले से जुड़े रहते हैं। तो आज हमने कहा कि आज आशिफ जॉन को भी बुलाया जाए क्योंकि ये भी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो जिस इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं वो कौन सा इलेक्शन है और जो काशिफ असलम साहब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। देन उसके बाद फिर हम ओपन फोरम करके हम सब गुफ्तगू करेंगे कि हम क्या सोचते हैं। जी प्लीज़ आप सबकी तालियों की वो तो यकीनन डायरेक्ट इलेक्शन है जहाँ हम जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम आप उसको वो वाली जो दुखती रकम समझते हैं और फिर शायद हमारे कुछ दोस्त ये भी समझते हैं कि ये कुछ लोगों की दुम पे पाँव भी आ जाता होता है जब हम बात करते हैं डुअल वोट की, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की या जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम की। यहाँ इस कमरे में बैठे हुए भी बहुत सारे दोस्त हैं जो इन तीनों सिस्टम्स में से किसी ना किसी को लेके सपोर्ट कर रहे हैं या इनफैक्ट उसके लिए वकालत भी कर रहे हैं। कम्युनिटी के अंदर है चाहे या अपनी पार्टीज़ के अंदर है, वो पार्टीज़ अब हमारी चाहे मसीही पार्टीज़ हैं या रिलीजियस
आइडेंटिटी के साथ चल रही हैं या ओवरऑल डेमोक्रेटिक जो कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को लेके हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं उसके अंदर भी। ये काम जो हम कोशिश कर रहे हैं बुनियादी तौर पर अभी प्रोसेस में है। इसका जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो आने वाले दिनों में आप सब लोगों की एक्सेस में आ जाएगा, आप लोगों की पहुंच में आ जाएगा। लेकिन उसके कुछ ग्लिम्स थे या उसकी जो कुछ फाइंडिंग्स थी इन 2 सफ़ात में मैंने आप सब लोगों के सामने रखी हैं। पूरा डॉक्यूमेंट तो अच्छा खासा लेंथी है, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अब वो जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसको हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को या जमहूरी असूलों के मुताबिक चीज़ों को लेकर आगे चलने की कोशिश जब करें तो फिर हम बात करते हैं जी यूनिवर्सल सफरेज की, कि एक 18 साल का जो बंदा है उसको वोट का राइट होना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जेंडर से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी एथनिसिटी से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो या किसी भी ज़ुबान या किसी भी इलाके से हो। तो जब वो 18 साल का हो जाता तो उसको वोट का राइट मिलना ही मिलना है। और वो वोट का जो राइट है पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेडिशंस चल रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सेटअप्स चल रहे हैं। वो चाहे लॉज की सूरत में है, वो चाहे कम्युनिटी पॉलिसिंग की सूरत में है, या वो चाहे सियासी और जो डेमोक्रेसी के जो उसूल हैं उसकी बुनियादों पर चल रहे हैं। इस पेपर को बनाने में भी हमने कुछ वही चीज़ें देखी जो ख़ास तौर पे हमारे जिसको हम पहले समझ लें कि जो हमारे लॉयर दोस्त यहाँ पे बैठे हैं जिनको बेहतर तरीके से मालूम है कि लॉ ऑफ द लैंड सबसे पहले प्रिवेल करता है। कोई भी चीज़ अगर बनानी है, कोई कानून बनाना है, कोई सिस्टम बनाना है, तो हम सबसे पहले अपना लोकल कानून देखेंगे कि जी हमें कितनी प्रोविज़न मिली हुई है या हमारे पास मतलब हाथ में है क्या जिसको लेके हमने आगे चीज़ें डेवलप करनी है, पॉलिसी मेकिंग करनी है या लेजिस्लेटिव मामला को आगे लेके चलना है या लेजिस्लेशन करनी है। तो इसमें 2 सिस्टम्स आप लोगों को बेहतर तरीके से मालूम, बल्कि इनफैक्ट 2-3 किस्म के सिस्टम्स हैं जो चल रहे हैं। वो सेनेट से शुरू करके नेशनल असम्बली की तरफ आ जाता है और फिर नेशनल असम्बली से नीचे होके प्रोविंशियल असम्बली तक आ जाता है और फिर नीचे फर्दर आगे डेवोल्यूशन ऑफ पावर जिसको हमने 2010 में जो लिया और फिर उससे पहले हमारे जो डिक्टेटर रहे थे और जिन्होंने 2002 में इसको रिस्टोर किया वो जॉइंट इलेक्टेड सिस्टम की सूरत में किया। वो सिस्टम्स इन 3-4 लेवल्स पे प्रिवेल कर रहे हैं या चल रहे हैं। अब वहाँ आके हमारी आपस में ज़रा थोड़ी सी लहदे होती है, वो चाहे रिलीजन की बुनियाद पर भी हो, वो चाहे कम्युनिटी की बुनियाद पर हो, वो चाहे सियासी बुनियादों पर हो। एक सियासी जमात, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, वो सेपरेट इलेक्टेड की बात करती है, दूसरी सियासी जमात डुअल वोट्स की बात करती है, तीसरी सियासी जमात जॉइंट इलेक्टेड की बात करती है। लेकिन नीचे फर्दर इसकी जो बुनियादें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी तौर पर नहीं देखी जा रही, उनका ताल्लुक मज़हब के साथ भी है। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी कुछ और इसमें चाह रही, हमारी हिंदू कम्युनिटी इसमें कुछ और जाती है और हमारी सिख कम्युनिटी जो है वो इसमें कुछ और मुतालबात कर रही है। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि डुअल वोट की बात करना, सेपरेट इलेक्टेड की बात करना और फिर इन दोनों में ज़रा फ़र्क करना, डिफरेंस कर दें कि सेपरेट इलेक्टेड है क्या और डुअल वोट है क्या। अब वो यूनिवर्सल सफरेज वाला जो कॉन्सेप्ट है कि 18 साल का बंदा जो है वोट कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो दोनों सूत्रों में मिल रहा है कि 18 साल का जो बंदा उसको वोट का राइट दिया गया, उसका अगर वोट बना हुआ तो उसने वोट डालना ही डालना है। वो चाहे सेपरेट इलेक्टेड की बात हो रही है या चाहे डुअल इलेक्टेड सिस्टम की बात हो रही है, वोट की बात हो रही। फिर नीचे फर्दर आगे जॉइंट इलेक्टेड में भी इसी तरीके से चल रहा है। लेकिन वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को लेके और फिर नीचे कम्युनिटी की अपनी पॉपुलेशन के नंबर्स को लेके भी एक लड़ाई है कि हमारे लोग ज़्यादा हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होनी चाहिए, हमें असम्बली फ्लोर पे इतनी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, सेनेट में इतनी मिलनी चाहिए, इलाकाई तबार से इतनी मिलनी चाहिए। वो एक सारी गुफ्तगू उसमें चल रही है। मैं जब ये काम शुरू मैंने किया था कोई 3 महीने पहले, तो मेरे पास कोई जो लॉ ऑफ द लैंड था उसमें एक तो फ्रेमवर्क ऑलरेडी हमारे पास है कि जी नेशनल असम्बली में आर्टिकल 51 को लेके हमारे पास 10 सीटें आ रही हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, जिसमें आप सब लोगों को बेहतर तरीके से मालूम है कि पार्टीज़ ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सबमिट करनी होती है इलेक्शन कमीशन में, और जिस पार्टी को जितनी सीटें मिल रही हैं या वो जीत रही हैं उसकी प्रोपोर्शनल या उसके तनासब के हिसाब से उस पार्टी की नुमाइंदगी रिजर्व सीट के कंटेक्स्ट में सेनेट में और फिर आगे नेशनल असम्बली में जाएगी और फिर इसी तरीके से नीचे प्रोविंशियल असम्बली में भी जाएगी। अब वो किस पार्टी के कितने लोग हैं वो आदोशुमार सारे आप लोगों को आज इंटरनेट पे मौजूद मिलेंगे। किस पार्टी की कितनी सीटें हैं उस हिसाब से उनकी ख़वातीन की सीटें और माइनॉरिटी की सीटें उसी तरीके से आगे चल के आ रही हैं। फिर फर्दर आगे वो ज़रा वो एक टोकनिज़म वाला भी सिलसिला है कि माइनॉरिटी की ख़वातीन को भी हमने इजाज़त देनी है या उनको भी हमने कम से कम स्पेस देनी है, तो फिर उनको 2 तरीके से सिस्टम के अंदर डालने वाली कोशिश होती है।
माइनॉरिटी खवातीन को पहले रिजर्व सीट पे अंदर लेके आना, लेकिन जब उनको पार्लियामेंट्री फ्लोर पे उनसे काम लेना है तो फिर उनको उनकी कम्युनिटी स्पेसिफिकली टास्क देने। आप सब लोगों को बेहतर तरीके से मालूम है कि यहाँ हमारे यहाँ 2-3 खवातीन हैं MPs पंजाब में ख़ास तौर पे, उनको रिजर्व सीट पे लाया गया, लेकिन उनसे काम जो है या उनको जो टास्क दिए गए हैं पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट्री फ्लोर पे वो माइनॉरिटी स्पेसिफिक है या ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में उनको चीज़ें दी जा रही हैं। उसमें वो भी इंश्योर करवाने की कोशिश करती हैं कि खवातीन के राइट्स को भी हमने देखना है कि जी उनके हकूक़ को भी हमने इंश्योर करवाना है, उनकी प्रोटेक्शन का काम भी करना है, कोई नेसेसरी जो पॉलिसी मेकिंग है, लेजिस्लेशन है, उस पर भी उन्होंने काम करना है। खुशकिस्मती से हम काम कर रहे थे काफ़ी अरसे से एक कॉकस को लेके कि ख़वातीन के तर्ज पे या एजुकेशन के तर्ज पे पार्लियामेंट्री कॉकसेस बनने चाहिए, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस को इकट्ठे होके वो हार्डकोर इश्यूज़ पार्लियामेंट्री फ्लोर पे थ्रू या विद द कंसल्टेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, जो इदारे कुछ यहाँ पे मौजूद हैं, CSJ है, जैसे CICF है, MCJP है, या मीडिया के जो इदारे हैं, तो इनके साथ कंसल्टेशन के थ्रू हमने उस सारे प्रोसेस को चलाना है कि ह्यूमन राइट्स को किस तरह से इंश्योर करवाया जाए। वो खैर ख्वाब जो था वो किसी ना किसी हद तक पूरा हुआ, और इस इलेक्शन के बाद 2 हाउसेस ने कम से कम कॉकसेस की तरफ स्टेप एक लिया है, इसमें ख़ास तौर पे सिंध ने और किसी ना किसी हद तक पंजाब ने इस पर काम करना शुरू किया कि कॉकसेस बने। अब दोनों हाउसेस में इन माइनॉरिटी कॉकसेस की जो प्रायोरिटीज़ हैं या उनकी जो तरजीहात हैं, उसमें इनको ज़रा थोड़ा सा फ़र्क करना पड़ेगा कि वो कौन से हार्डकोर इश्यूज़ हैं जिनको इन्होंने उठाना है असेंबली फ्लोर्स पे। वो हार्डकोर इश्यूज़ आप सब लोग जिसमें शामिल भी रहे हैं और भी हैं भी, वो हम चाहे फोर्स कन्वर्जन की सूरत में ले लें, वो चाहे हम ब्लास्फेमी का जो मिसयूज़ है उसकी सूरत में ले लें, या वो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन है हमारे साथ जो चल रही है, वो कोटे की सूरत में हो सकती है। कोटा दोनों सूरतों में, वो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी है और वो चाहे नौकरियों के कॉन्टेक्स्ट में भी है। तो ये वो हार्डकोर इश्यूज़ हैं जिनको उठाने की वहाँ पे ज़रूरत कॉकसेस में, जिस पे अभी उन्होंने काम करना शुरू किया। और ख़ास तौर पे उसके अलावा जो हम कहते हैं कि जी एजुकेशन बुनियादी तौर पर एक रूट कॉज है इस सारी डिस्क्रिमिनेशन का, क्योंकि किताबों में बच्चों को हम वो सारी चीज़ें कुछ पढ़ा रहे हैं जो बुनियादी तौर पर वो डिस्क्रिमिनेशन को फर्दर आगे प्रमोट कर रही हैं, एम्पावर कर रही हैं। बच्चों की दिमागों में वो अस एंड देम वाला जो मामला है, वो तफरीक वाला जो मामला है, उसको प्रमोट कर रही हैं बच्चों के दिमागों के अंदर, और फिर सोसाइटी में बिगाड़ बनता जा रहा है। तो अभी कॉकसेस ने अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको देखना है। मैंने जिक्र किया था कि हमने ज़रा इलाकाई तौर पर भी कुछ मुल्कों को देखा कि वो किस तरह से अपने मुल्कों के अंदर माइनॉरिटीज़ को उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उस सवाल को किस तरह से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कुछ 5-6 कंट्रीज़ के मॉडल्स उसमें अपनाए, और जब मैं चीज़ें सारी पढ़ रहा था आशा साहब, तो वो यकीन जानिए मुझे ना अब ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने उन दोस्तों को समझाऊं कि डुअल वोट वो चाहते हैं, तो फिर उनको सेपरेट इलेक्टरेट और डुअल वोट में डिफरेंसेस करना बताना कितना ज़रूरी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर बात करें वो साउथ ईस्ट यूरोप की, तो फिर वहाँ पे स्लोवेनिया और क्रोएशिया में जो 2 सिस्टम्स चल रहे हैं, वो दोनों सिस्टम लेके चल रहे हैं। वो डायरेक्ट इलेक्शंस भी करवा रहे हैं अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए। उन माइनॉरिटीज़ में उनके पास बहुत सारी और कम्युनिटीज़ भी बैठी हैं, मसलन ज्यूज़ भी हैं वहाँ पे चेक रिपब्लिकन्स भी बैठे हुए हैं, वहाँ पे माल्टा से लोग अंदर वहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो बहुत सालों से उनकी इकोनॉमीज़ के अंदर, उनके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रच बस गए हैं और उनकी डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और ये वही रोल है जिसको हम यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल और चाहे सोशल फैब्रिक्स है, उसमें माइनॉरिटीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है जो किताबों में और फिर हमारे सोशल और पॉलिटिकल एरिना में जिसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने उसको इंश्योर करवाने के लिए 2 सूरतें रखी हुई, डायरेक्ट इलेक्शंस भी करवा रहे हैं, उसी सारे मॉडल को लेके जो बेसिकली यूनिवर्सल सफरेज वाला है कि जी आपने वोट का राइट देना ही देना है। हम इस तरह से नहीं करवाएंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दें, पार्टीज नॉमिनेट करें, ये वाला सिस्टम नहीं उन्होंने रखा। उन्होंने ये कहा कि जी कम्युनिटीज़ अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद नॉमिनेट करें, लेकिन वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू गुजर कर उस ऑफिस में जाएंगे जहाँ पे बैठ के उन्होंने अपने लोगों के लिए काम करना है। अगेन एक तो कम्युनिटी की तरफ से सेलेक्ट करके आगे भेजा जा रहा है, लेकिन दोबारा फिर से उसने इलेक्शन लड़ना ज़रूर है और फिर वो काम करेगा। उनको भी इसी तरह से एक प्रोविज़न मिली हुई है, बहुत पुराना 18वीं सदी से शुरू हुआ है वहाँ पे। तब उन्होंने एक रियलाइज़ किया था काम के इनकी कम्युनिटी को भी हमने कम से कम पॉलिटिकल सिस्टम में शामिल करना है, और ये जब तक पॉलिटिकल सिस्टम में शामिल नहीं होंगे तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं हुई। और जैसे ही ये काम वहाँ शुरू हुआ
माओरी कम्युनिटी को भी इसी तरह से उन्होंने स्पेस दिया कि जी आप अपने नुमाइंदे चुन के आगे भिजवाएं, और वो दोनों तरीक़ों से आ सकते हैं। जो हम बात यहाँ पे दोबारा फिर से कर रहे हैं, ईदर वे सेपरेट इलेक्ट्रेट की सूरत में या तो करवा लें, या डायरेक्ट इलेक्शंस की सूरत में उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेट करके वहाँ पे नुमाइंदे जो कम्युनिटी के हैं वहीं पे उनको खड़ा करके और कम्युनिटी के वोट डलवा के हम वहाँ पे कर लें। अब यहाँ पे इन 5 मॉडल्स को या इन 6 कंट्रीज़ के मॉडल को देखने के बाद ना एक सवाल उठ रहा था कि यहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज का जो कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेटिकली या जमहूरियत के उसूलों के मुताबिक भी 18 साल का बंदा वोट करेगा, तो फिर हम जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम को यहाँ पे किस तरह से इंश्योर करवाएंगे, या सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम में रखते हुए हम जो निगलेक्टेड कम्युनिटीज़ है ख़ास तौर पे स्केड्यूल कास्ट को, उनको हम जगह किस तरह से दिलवाएंगे। सबसे जो बड़ा सवाल था वो ये था कि जी हम माइनॉरिटीज़ के जो मसाइल हैं उस पर डिस्कशन करते हुए एक और बड़े तबके को भूल रहे हैं जिनको यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम से बिल्कुल बाहर निकाल दिया गया, और वो मेरी मुराद है जनाब अहमदी कम्युनिटी से मुताल्लिक। वो सारे के सारे बाहर हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है, उनको वोट करने की इजाज़त नहीं है। किसी जगह पे अगर वो वोट कर रहे हैं तो अपनी आइडेंटिटी को वो बहुत सीक्रेट रख के और वोट करते हैं, लेकिन इलेक्शंस लड़ने की किसी भी जगह पे इजाज़त नहीं है, कि आप सब लोगों को बेहतर तरीके से मालूम। तो यहाँ पे आके वो यूनिवर्सल सफरेज वाले जो कॉन्सेप्ट थे, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको हम सिरे से निगलेक्ट कर रहे थे। अब ये इस सारे पेपर का जो मुद्दा है, बुनियादी तौर पर हमने पाकिस्तान की रियासत की सतह पे लॉ ऑफ द लैंड के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने कमिट किया हुआ है कि जी हमने इंश्योर करवाना है। वो चाहे शहरी और जिसको कह लीजिए सियासी हकूक़ के कानून को लेके ICCPR की सूरत में हो, या जो हमारा बुनियादी डॉक्यूमेंट है UDHR जिसको हम कहते हैं UN का, जिसको हमने साइन और रेटिफाई दोनों किया हुआ है और कहा है कि जी हम यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और यूनिवर्सल सफरेज उसका हिस्सा भी है ICCPR के लार्जर और ब्रॉडर फ्रेमवर्क पे वो भी। और फिर हम वो एथनिक, रेशल और नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाली बुनियादों पर भी हम कह रहे हैं कि जी हमने यहाँ पे राइट्स का जो फ्रेमवर्क है ना, उसको हर सतह पे, हर फील्ड में, हर सिस्टम में और हर कॉर्नर में उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। अब इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी और चीज़ें भी थी। एक तकाबली जायजे की सूरत में भी हमने रखा हुआ है कि जी वो डायरेक्ट इलेक्शन के प्रोज एंड कॉन्स, सेपरेट इलेक्शन के प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, इसका नफ़ा नुकसान क्या हो सकता है। वो सेपरेट इलेक्शन में जो डायरेक्ट इलेक्शन वाले और जो ज्वाइंट इलेक्शन वाले हैं वो ख्याल ये करते हैं कि जी जो वोटर है उसका हमारे रिप्रेजेंटेशन के साथ या रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जो अभी भी इनफैक्ट बैठे हुए हैं हमारी असम्बलीज़ में, उनके साथ डायरेक्ट राब्ता नहीं है। और बहुत सारी जगहों पे तो लोगों ने डॉक्यूमेंटेड और एविडेंस बेस्ड बातों पे आके ये कन्विंस करने की कोशिश भी की अपनी तरफ से कि हमारे नुमाइंदे हमें हमारे मुंह पे कह देते होते कि जी आपने वोट हमें नहीं किया तो हम आपके लिए क्यों काम करें। सवाल ये भी उठते हैं कि आपने अगर वोट ही नहीं किया तो फिर वो कौन होते हैं आपके लिए काम करने वाले, या वो करें क्यों। कुछ चीज़ें इस तरह से भी चल रही। तो ये 3 सिस्टम्स को लेके इनमें बड़ी थिन और बड़ी बारीक सी जो लाइनें हैं, डिफरेंसेस हैं, यूनिवर्सल सफरेज के कॉन्सेप्ट, वो डेमोक्रेसी वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों को लेके आगे चलना और एक ऐसा रास्ता जो हमारे इन तीनों सिस्टम को लेके चल सकता है, जो कि बड़ी रॉबॉस किस्म की डिबेट है, यहाँ पे डिस्कशन है, वो जिसका जिक्र मैंने पहले किया कि जिसका ताल्लुक वो रिलीजन के साथ भी है, जिसका ताल्लुक हमारी अददी नुमाइंदगी के साथ भी है, कम्युनिटी पॉपुलेशन नंबर्स के साथ भी है। हमारे लोग ज़्यादा होने चाहिए, उनके लोग ज़्यादा होने चाहिए। सवाल ये भी उठता है कि जी एक कम तादाद वाली कम्युनिटी के बंदे को यहाँ पे मिनिस्टर लगाया हुआ है और फिर वो हमारी आवाज़ किस तरह से उठाएगा, वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए काम करेगा। तो ये वो सवाल है जिनको एड्रेस करना मेरा ख्याल है कि जी बीच वाले किसी रास्ते को, इनमें से तीनों सिस्टम्स को, ग्रे एरियाज़ को निकाल के कोई ऐसी चीज़ जो हम मॉडल बना सकें। और उन मॉडल्स में हमारे पास ऑलरेडी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वैसे डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, तनासब के एतबार से सीटें मिली हैं, वो चाहे नेशनल असम्बली में गई हैं, वो सेनेट में गई हैं, प्रोविंशियल असम्बली पे आई हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इवन टिकट्स अवार्ड किए हैं माइनॉरिटी के नुमाइंदों को और वो वहाँ से जीते भी हैं। वो चाहे पीपल्स पार्टी की सूरत में समझ लीजिए, वो PTI की सूरत में समझ लीजिए, या नून लीग किसी हद तक समझ लीजिए, किसी एक आध जगह पे उन्होंने लोगों को टिकट्स अवार्ड किए हैं कि जी आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें। और नून लीग के से पहले इनफैक्ट पीपल्स पार्टी ने प्रेसिडेंट एक सेट किया है कि जी उन्होंने अपने नुमाइंदे वहाँ पे खड़े किए हैं, ख़ासतौर पे सिंध ने, जहाँ से वो जीते और बड़े फिगर्स को उन्होंने हरा के और बड़े मार्जिन से हरा के एक मिसाल सेट की है कि जी एक्सेप्टेंस वाला लेवल है, लेकिन अगर पार्टीज़ खुद से इनिशिएट करें
तो कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन पार्टीज खुद से इनिशिएट करें, उसमें कुछ चीज़ें फर्दर विद इन द पार्टीज कुछ चीज़ें इंश्योर करवाना ज़रूरी होगा। और वो मेरी मुराद ये है कि जो डॉक्यूमेंट में भी खासतौर पर मैंने लिखी हुई, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में आप सिर्फ पार्टी इलेक्शंस जनरल सीट्स पे ना रखें, वो माइनॉरिटी की सीटों पे भी करवाएं इलेक्शंस। आप उनकी कारकर्दगी को भी देखें कि आपकी पार्टी के अंदर जो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी कारकर्दगी क्या है। आया माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, उनकी कम्युनिटी उनको पसंद भी करती है या नहीं करती, वो उनसे मुतमिन है या नहीं है, वो उनकी परफॉर्मेंसेस बताएंगी। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने वाला तरीक़ाकार फर्दर भी आगे तय किया जा सकता है कि आपने नीचे कम्युनिटी में करवाना है या विद इन पार्टी करवाना है। आपकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सारे अपना एक अलहदा से इलेक्शन भी होल्ड करते हैं, इसी रास्ते को लेके कि डायरेक्ट और सेपरेट की तरफ जाना है या हमने ज्वाइंट की तरफ जाना है। लेकिन पहले अपनी रिप्रेजेंटेशन को देख लीजिए कि वो किस तरीके की इफेक्टिव है विद इन द पार्टी, और फिर वो कम्युनिटी के कॉमन गुड के लिए कोई काम पार्लियामेंट्री फ्लोर्स पर कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट उम्मीद कर रहे हैं हमारी एक दोस्त ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने बनाया है, वो कम्युनिटी वो ऑर्गेनाइजेशन अगले दिनों में इसको पब्लिक करेंगे, आप सब लोगों तक पहुंचेगा। इसको पढ़ के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन ये डॉक्यूमेंट बनाने का मतलब ये है कि इस डिबेट को हम बियॉन्ड सिस्टम्स अब देखें, हम सिस्टम्स को डिस्कस करके एक रास्ता कोई नया बनाएं और कोई एक ऐसी चीज़ बनाएं जिस पे हम कम से कम कम्युनिटी के जो अच्छे के लिए काम करने वाले लोग हैं उनको सामने लाते हुए कुछ अच्छी पॉलिसी मेकिंग और लेजिस्लेशन को हम फोर्स ही कर सकें। लेकिन वो पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही हो सकता है। और इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इन्हीं तीनों सिस्टम्स के अंदर पड़ी हैं, इनको हमने ऊपर नीचे करके कोई एक नया सिस्टम शायद मेरा ख्याल है डेवलप करना है जो ज़्यादा ज़रूरी होगा। हम अपनी भी जो डिबेट्स हैं उनको रखें, लेकिन कम से कम हम अपने लोगों का ख्याल ज़रूर करें, अपनी पार्टी से ज़रा हट के अपने लोगों के लिए ज़्यादा भला सोचे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। इसमें कुछ सजेशंस हैं, आप प्लीज़ देखिएगा, और कोई बातचीत अगर करनी हुई तो मैं प्लीज़ हाजिर हूँ उसके लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ असलम साहब। हम क्लाइव करके इनकी जो मेहनत की इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इसी पे हम गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले क्योंकि हमारे दोस्त हैं आशिर जॉन साहब जो कि उन्होंने जाना है अभी एक ख़ास मीटिंग में, क्योंकि वो इलेक्शन में खड़े भी हुए हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि उनकी ख़ास तौर पे वैल्यूएबल फीडबैक ख़ास तौर पे आज की गुफ्तगू के हवाले से और आपके इलेक्शन के हवाले से हम तमाम दोस्तों को बताएं ताकि हम आपको सपोर्ट करें और वोट करें। पता नहीं कैसे करना है वोट। जी प्लीज़। तो आशिर जॉन प्लीज़। जितना भी ये काशिफ भाई ने बड़ा अच्छा सबको किया और सिस्टम्स, जो पाकिस्तान जरा मॉडल है ना वो अब हाइब्रिड ही चल रहे हैं। So you need to come up with a model which is first of all acceptable to communities. Then you need to take into account कि आपके dynamics जो मुल्क के हैं, आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया सिंध का, तो उसमें जितने भी उनके लोग खड़े हुए हैं, they are all billionaires, they are all business persons, शिपिंग कॉर्पोरेशंस हैं, तो वो वहाँ पे खड़े भी हो सकते हैं, फाइनेंस भी कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। कम्युनिटी भी उनकी अपनी है जी, तो अपनी कम्युनिटी भी है, नहीं कि उनको कम्युनिटी के अलावा बाकी भी तो वोट डालते हैं। मेन फैक्टर कम्युनिटी का ही है। और साथ हमारा वैसे भी ओवरऑल जो अनफॉर्चुनेटली सिस्टम इस तरह है कि आपकी खाने की जारी की सो वो भी चीज आपको नीड टू टेक इनटू अकाउंट कि आपके लोग कितने कंफर्टेबल है अपने लोगों को लाने में, उनकी कितनी इन्फ्लुएंस होगी थानों के अंदर। तो ये सारी चीजें होंगी जिसके दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस के जिसमें आप ये चीजें डिस्कस करते जाएंगे और अल्टीमेटली आप कुछ ऐसी चीजें लाएं जिसके अंदर अगर आप कम्युनिटीज को पहले तो अवेयर करें, कंसेंसस डेवलप करें, फिर कहीं जाकर मेरे ख्याल में विल बी एबल टू कम अप विद अ सिस्टम जो कि एक्चुअली वर्केबल हो। तो ये इतनी एक छोटी सी रिगार्डिंग द अदर पार्ट की ये लाहौर प्रेस क्लब का जो इलेक्शन है दिस इज फॉर जर्नलिस्ट ओनली members of the press club and for the first time this year they have announced दो उन्होंने special seats जो हैं वो किए हैं जिसमें से एक है women seat and one is for minorities। अब प्रेस क्लब में जो minority communities में Christians ही हैं और तो बाकी हिंदुओं से कुछ तरह से नहीं है, कुछ मेरे ख्याल में भी कम्युनिटी के होंगे लेकिन they don't come उतना विजिबल नहीं है। सो वोट्स आपने डालने हैं और है ये कि एक तो इंक्लूसिव हो, that does not bar anyone from standing in the main जो है आपकी जनरल सीट्स के ऊपर, तो लेकिन ये है कि it's a first वो
So let's see how the overall community responds. God bless you. नहीं, बहुत शुक्रिया। और मिनॉरिटी फोरम के जितने हमारे दोस्त हैं, हम चाहते हैं बल्कि 2 दिन से तो मेरे पोस्ट लगनी भी शुरू हो गई है आपकी। हाँ जी, मैं वो the support was overwhelming. I was not expecting it, but दोस्तों ने जब वो शुरू की शेयर करनी, लेकिन बेसिकली जो आपके कनेक्शंस में हैं लोग, who are members of the press club, they are the only ones who are eligible to vote. So आप उनको you can put in a word if you feel that. तो दोस्तों, हम अब इस गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। या तो वॉलंटरली अगर आप कोई इस पे बात करना चाहते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से शुरू करें। इसकी शुरुआत एक सक्सेस स्टोरी से करते हैं, जो कि हम स्टार्ट में लोगों के आने की वजह से वो मिस हो गया। जो हमारी काबिज थी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स की, जो कि अब एक अमल में आ चुकी है, पास हो चुका है, उस पर काम शुरू हो चुका है। तो ये काबिज थी कि जो 2024 में माइनॉरिटी फोरम पाकिस्तान और इसके साथ जो दीगर दोस्त अहबाब थे, उन्होंने मिलके पार्टी मैनिफेस्टोज में ऐड करवाया था डिफरेंट पार्टीज में, जो कि मेन स्ट्रीम पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई और कराची में जो सिंध की कुछ पार्टीज हैं, उनकी मैनिफेस्टोज में ऐड कराया था। और आज वो बिल पास हो चुका हुआ है, आज की मतलब तारीख में, और उस पर काम जारी हो चुका है। तो ये सक्सेस स्टोरी थी जो कि हमने मिस कर दी इंट्रोडक्शन के अंदर। तो थैंक यू। जी, कोई दोस्त ऐड करेगा? हम आपसे जी प्लीज। जितने भी एस्पेक्ट्स और जितने भी प्रोस्पेक्ट्स इस मौजू पे शेयर किए जा सकते थे, वो सारे काशिफ असलम साहब ने शेयर किए, और उनकी जितनी भी सारी गुफ्तगू है बड़ी वैल्यूएबल है। और आई रियली अप्रिशिएट फॉर ऑल योर वर्क एंड योर रिसर्च वर्क एंड योर इंटेलेक्ट दैट यू हैव इन्वेस्टेड फॉर ब्रिंगिंग अप द फिगर्स एंड फैक्ट्स फॉर द कम्युनिटी। इट रियली हेल्प्स। मैं कभी कभी अपने आप को गिल्टी फील करता हूँ कि जब 2000 में मखलूत इंतखाबात की तहरीक चली थी, तो जो उसका हरावल दस्ता था, मैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहा। और वो ख्वाब जो हमने देखा, या जो चीज़ें जिनकी बिना पर हमने मखलूत इंतखाब की या मखलूत इंतखाबात की सारी कैंपेन चलाई, वो कुछ इस तरह से थी कि जो मेजर कम्युनिटी के लोग हैं वो हमारी गलियों में, मोहल्लों में और हमारी आबादियों में, ठठियों में आएंगे, और आगे जो एक तरीक़ाकार है कि एक कैंडिडेट जो है वो अपने वोटर की पैंदों पे बैठता है। तो ये ख्वाब हमने देखा था, और यही एक तहरीक थी जिसकी वजह से हमने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड आई वाज अ लाउडर वॉइस एट दैट टाइम। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया, बड़ी कोशिश की। बदकिस्मती से ये ख्वाब वही रहा जो मेरे ख्याल में 10वीं 11वीं की एक अंग्रेज़ी की किताब में एक फ़िक़े का जो तांगे वाला था, उसका जो किरदार था, कि जो उसने देखा था कि जब पाकिस्तान बनेगा तो शांति शांति होगी, हर तरफ खुशी होगी, खुशहाली होगी, लोग लुडियाँ डालेंगे, भंगड़े डालेंगे, हलवे खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन बिल्कुल ये ख्वाब उसी तरह रेज़ा रेज़ा हो गया। जब ये इलेक्शन हो गए तो पूरे गांव की गलियां बन गई, पूरे गांव की नालियां बन गई, पूरे इलाके के डेवलपमेंट के काम हो गए। लेकिन ठट्ठी दियाँ नालियां, ठट्ठी दियाँ गलियां बिल्कुल उसी तरह अज भी जाके तुम देख सकते जे। यू कैन गो एंड विज़िट। आज इसको 24-25 साल हो गए हैं। मतलब एक बच्चा जो नो उम्र बच्चा, नौज़ायदा बच्चा पैदा हुआ था, वो जवान होके 5 साल के 8 साल के बच्चे का बाप बन गया होगा। जो बच्चे 2000 में 1999 में या 2001 में जो बच्चे पैदा हुए, जो उस वक्त नौज़ायदा थे, आज उनमें से बेशतर की शादियाँ हो गई होंगी और वो 7-7 8-8 साल के बच्चों के बाप बन गए होंगे। लेकिन वो ख्वाब, वो खुशी और वो कामयाबी जिसके लिए हमने इस तहरीक को बड़े जोशो खरोश के साथ
हमने शुरू भी किया और फिर इसको मंथ की अंजाम तक भी लेके गए और फिर ये हो भी गया, तो ये बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। उसके ऊपर बार क्या हुआ? उसके ऊपर बार ये हुआ कि हमें वो नुमाइंदगान हमारे लिए लीडर्स के तौर पर पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा बनाकर भेज दिए गए कि जो शायद अपनी अपनी गली अपने अपने मोहल्ले में काउंसलर तक भी नहीं बन सकते थे। एक बड़ी मैं होशरुबा और बड़ी कान खोल देने वाली एक बात मैं करना चाहता हूँ। आप सारे दोस्त इस बात से वाकिफ़ हैं कि जितने भी हमारे दोस्त जो कभी असम्बली का हिस्सा थे और आज वो असम्बली का हिस्सा नहीं है, शायद कोई इक्का दुक्का ही हो जो पाकिस्तान में हो इस वक्त, कोई इक्का दुक्का। वजह क्या है? वजह ये है कि जब उनके मूनलाइट डेज थे, जब वो मज़े ले रहे थे, तो वो बंदे को बंदा नहीं समझते थे, किसी की रिस्पेक्ट नहीं थी। आज जो हैं वो भी नहीं करते, जो आज हैं वो भी नहीं करते। मैं इसलिए खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ काशिफ असलम साहब को कि उन्होंने साफ जितनी भी बातें की वो सारी साफ़ और सच्ची की। वो साफ कहते हैं कि भाई आपने हमें वोट नहीं दिए, हमने कौन से, मतलब मैंने कई लोगों को अपने कानों से सुना, आंखों से देखा, सामने कड़े कैसे वोट देते हैं। बात ये है कि जो नुमाइंदा है माइनॉरिटीज़ का, उसे तो ये कहना ही नहीं चाहिए कि मैं आपके वोटों से नहीं हूँ। भाई उनकी एग्जिस्टेंस की वजह से वो नुमाइंदे हैं, हम माने या ना माने वो हमारे हैं तो सही ना। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँगा। जब जे सालक वोट लेता था, जब तारक सी कैसर वोट लेता था, जब पीटर जान सोत्रा वोट लेता था, जब पीटर गिल वोट लेता था, जब आदिल शरीफ वोट लेता था, या कोई भी कैंडिडेट 99 से पहले तक जो वोट लेते थे, मैं आपको वाज़ेह, मैं चूँकि एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरा ख़ानदान, मैं 1986-87 से जब मैं 6वीं-7वीं में था, मैं तब से पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ। मुझे पता है कि जो लोग पॉलिटिकल होते हैं उनका एक हल्का अहबाब होता है, उनके दोस्ताने होते हैं, उनके साथी होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं। और जो लोग इस तरह से आते हैं, ना उनके दोस्ताने होते हैं, ना उनके फॉलोअर्स होते हैं, ना उनके साथी होते हैं, वो अलोन होते हैं ना। मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, मैंने कहा जी जितने भी अब तक दोबारा मेंबर असम्बली नहीं बने, कोई इक्का दुक्का ही होगा जो पाकिस्तान में है। मकसद बात करने का ये है कि जब नुमाइंदे, मुझे इस बात से गर्ज नहीं है कि वो ड्यूअल वोट हो या शेड्यूल में हो, मेरा मौक़िफ़ सिर्फ और सिर्फ सादा ये है कि आई मस्ट बी गिवन द राइट टू चूज़ माई रिप्रेजेंटेटिव। मुझे मेरा नुमाइंदा चुनने का इख्तियार दिया जाए। अगर स्टेट के पास इतने फंड्स हैं कि मुझे अलाउ करे कि मैं 2 कैंडिडेट को वोट दूं, एक जो मेरे हलके का है और एक जो मेरी ज़ाती कम्युनिटी का है, दैट वुड बी फाइन। लेकिन कम अज़ कम जो मेरा नुमाइंदा है, आई मस्ट बी गिवन द चांस टू चूज माई ओन रिप्रेजेंटेटिव विद माई ओन पावर। थैंक यू सो मच। एग्री बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कोई और दोस्त अगर इसमें जी। चौट साहब ने मेरी आधी पौनी गल जी कर छड़ी है। सादा ही गल है। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾय ਦਿਸ ਵੇ ਜਾਂ ਬਾय दैट ਵੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। मेरा एक सवाल है, अगर मैं वोट ही नहीं करता अपनी कम्युनिटी के बंदे, तो वो ठीक है, वो बंदा ठीक कह रहा है कि मैं नुमाइंदा नहीं, और मैं ही कह रहा हूं कि मेरा नुमाइंदा नहीं, तो फिर तुझे ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले सीवी की रिस्पांसिबिलिटी है। यस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एंड वो बंदा ਜਿਹੜਾ कह रहा है, डिनाई कर रहा है कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। यस, ही इज चैलेंजिंग मी and he is saying that you are no man। और मेरी एग्जिस्टेंस को नहीं मान रहा। असल जो कौन है, वो बंदा कौन है? He is the bridge between the system
ਕਲੇਮ ਟੂ ਫੇਮ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਐਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ और वो कम्युनिटी नहीं कह रहा है कि मैं तेरा नुमाइंदा ही नहीं, और ठीक कह रहे हैं क्योंकि मुझे जानता ही नहीं जे साल ऐसे कैसे फलाने दी वो जिस सिस्टम पे चाहता है सर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਗੱਟਰ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਨਰਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। You can come and see ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੋਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੋਂ ਅੱਜਕੱਲ ਗੋਲੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਗੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ नहीं है representative नहीं, वो सच कह रहे हैं because he is representing or she is representing their party, वो अपनी पार्टी के मंशूर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उन्होंने खुश कर रहे हैं क्योंकि वो आका ने एंड ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਰੀਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ पाकिस्तान सर नसर भाई मेरा ख्याल से यही गला करना है। हाँ हाँ अच्छा बिल्कुल बिल्कुल करें, मैं क्या दूसरे को भी मौका नहीं नहीं दूसरे सारे थे नहीं, सारे आपको भी नहीं है। अच्छा लोग तो पूरी करके जाओगे। अच्छा नहीं तो भाई मैं फिर आगे वाली गल इररिलेवेंट गल नहीं हो रही, हो सकता है कि दूसरे ने भी शायद यही गल करनी हो। नहीं सर करो अच्छा अशनाज थैंक यू फॉर सपोर्ट। इतने मेरे खिलाफ बहुत सारी मामला है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ सर मुझे आज मैं जो रुकता जितने तरह सारे बात कर रहे हैं सारे दोस्त आके मेरा नुमाइंदा मेरे वोट में आना चाहिए ताकि मैं पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली एग्जिस्ट करता हूं, क्योंकि वोट ना पाने की वजह नाल अपने नुमाइंदे ਨੂੰ वोट ना पाने की वजह नाल मैं ते मेरी कम्युनिटी सफरिंग पोजीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਸਫਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ मैं चाहता हूँ कस्टमर को मिलेगी वो नासिर को क्यों मिलेगी, मैं चाहता कस्टमर को मिलेगी। क्योंकि हम लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इवेंट्स वगैरह में जाते हैं तो हमने देखा है कि ये जो नुमाइंदे हैं ना जो वोट लेके नहीं आते इन्होंने अपना भी कोई बात नहीं, ठीक है। छोटे सरकारी जो ऑफिसर होते हैं इनके साथ इनकी हेल्प के लिए मैंने देखा है वो भी उनको बहुत बुरे तरीके से डील करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसके पीछे कोई नहीं है। चलिए ठीक है। काशिफ साहब की रिसर्च की बहुत ज़रूरत थी, इस तरह के क्रिटिकल एनालिसिस, इस तरह की कंपैरेटिव स्टडी जो है बहुत काम आई। अच्छा मैं कोशिश करूंगा जरा बड़े कैनवस में बात कर सकूं, पिछले 50 साल को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें बड़े कम वक्त। ज्यादा तौर तक मुझे याद है गैर जमाती थे, कर्नल W हर्बर्ट बनते थे, उसके मेजर विक्टर और ये लोग होते थे। उसके बाद शुरू हुआ डेमोक्रेटिक सिस्टम और हल्का होता था कौमी असेंबली का पूरा पाकिस्तान, पंजाब असेंबली का पूरा पंजाब, वही इलेक्शन लड़ सकता था जिसके पास पैसे होते थे, जो अभी तक आप बात कर रहे थे। तारिक सिंह कैसर के पास पैसे थे वो इलेक्शन लड़ते थे, आदिल शरीफ गिल के पास पैसे थे वो इलेक्शन लड़ते थे। एक और बात ये थी कि फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में बहुत वोट था, यहाँ से एमपीएस बनते थे, पूरा साउथ खाली रहता था। सिर्फ एक दफा
वो अपना कैसर सरोया और शमन कैसर पट्टी बने, वो एक दफा बने। उसके अलावा वहां तक हमारा कोई नुमाइंदा नहीं होता। उसके बाद 2002 आता है, मैंने खालिद रांझा साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी है कि जी मंडी ते ब्याह करनगे ते वो फलां मसीह नाल साडा भी पेगा बंदा। वो हमने बड़ा वो मुझे याद है पूरा, जिसमें आप भी शामिल हैं, और वो नहीं हो सका। अब मसला ये है कि जो आपने सर जिक्र किया ना ड्यूल क्रोशिया वाला मॉडल, एक छोटा सा मैं डिस्कस कर रहा था, दाऊद साहब भी आ गए हैं। और देखिए हमारे पंजाब असेंबली में गालिबन 8 सीट्स हैं, 10 नेशनल असेंबली। पंजाब में 8 हलके होने चाहिए, और ये वोटर बेस्ड नहीं होने चाहिए, इलाका बेस्ड होने चाहिए। साउथ में रहीम यार खान की तरफ अगर 10,000 वोट है जिसमें हिंदू हैं, सिख हैं, उन लोगों को अपना नुमाइंदा एमपी एमएनए चुनने का हक होना चाहिए। जाहिर है एमएनए का हल्का बढ़ जाएगा थोड़ा, एमपी का हल्का, लेकिन ये होना एरिया बेस्ड चाहिए। आप वहां पे 10,000 लोग हैं, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, आम आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, उनको हक हासिल होगा। फैसलाबाद से भी एक बंदा, 10 बंदे खड़े हो जो सीट एक निकलेगी, कंपटीशन होगा। आदिल शरीफ गिल साहब से मेरी मुलाकात हुई कुछ अर्सा पहले, एटलीस्ट वो डेमोक्रेटिक तरीके से आते थे, हल्के बड़े होते। तो बड़ा सीधा ड्यूल इलेक्शन वाला सिलसिला होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ। हमें खुद कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हमें एक चीज पे मुत्तफिक होना चाहिए। पंजाब के वैसे तो कंसेंसस हो तो इसमें ज्यादा सीटें बननी चाहिए, लेकिन अगर 8 ही सीटें हैं तो 8 हल्के होने चाहिए। और उसमें चाहे यहाँ से पीटर गिल साहब बनते थे हमारे लाहौर से, और क्योंकि वो यहाँ पे बहुत था, तो इसमें आप देखिए पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान बैठा हुआ कोई इनके पास। अब एक बंदे का रहीम यार खान में मसला, वो लाहौर या फैसलाबाद तो नहीं आएगा, हमारे एमपीज भी देखने कहाँ से अभी करे, फिर इनका पॉलिटिकल अवेयरनेस इनको कितनी है और बाकी चीजें वो सबके सामने वो कहने की जरूरत, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन ये बड़े कैनवस पे देखने की जरूरत है। मेरा ख्याल मेरा वक्त हो गया। मैं समझता हूँ कि हमें इस मॉडल पे चलना चाहिए। काशिफ साहब की रिसर्च इस हवाले से बड़ी वैलिड है, जहां पे उन्होंने इंडियन की बात की। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, जैसे वहां से हिंदू बन जाते हैं, उनके पास पैसा भी है, उनके पास कम्युनिटी भी है। वहां पे अरबों की 1 अरब प्लस, अपना 2.25 अरब के लिए, तो हम वो नहीं कर सकते। हमारे पास एरिया बेस्ड हल्के होने चाहिए, और हम, मेरा ख्याल है कि हम अपने डेमोक्रेटिक तरीके से अपने नुमाइंदे बना सकते हैं जो प्योरली डेमोक्रेटिक होंगे। बहुत शुक्रिया सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। और सर ने भी काफ़ी अच्छी बात की कि ना, एक मतलब उन्होंने कुछ मतलब न्यू चीज़ बताई, और उन्होंने कहा कि इस चीज़ को होना चाहिए, और एक सबके सामने एक वे फॉरवर्ड रखा, यही चीज़ चाहिए थी। और इसमें यही है कि ना, सिंध में तो मतलब ना पॉपुलेशन बेस्ड है, ठीक है। जब पहले इलेक्शन होते थे, मैं तो रीजनल बात कर रहा हूँ, जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो 73 में है, ठीक है। तो वहाँ पे जब पहले इलेक्शन हुए थे, मेरे ख्याल से इस 10 ईयर से पहले इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ पे फतवे जारी किए गए थे, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई थी। और अभी मैंने देखा है कि वहाँ पे लाल माली, आई थिंक वो जहाँ पे 51% हिंदू पॉपुलेशन एरिया है, तो वहाँ पे लाल माली उठाता है, पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट उठा के उसको वो सारा हरवा दिया, सारा कुछ उसने बहुत ज़्यादा वो मेहनत की। तो इस तरह के लोग देखे हैं मैंने, जो मतलब अपनी कम्युनिटी के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर भी वोट रहे हैं उस तरह से। तो ये चीज़ है। बाकी जो आपने इंडिया बेस्ड जो सिस्टम बताया, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी वाला, तो वो कुछ हद तक ठीक है, वो पाकिस्तान में उससे हिसाब से आना है, बट यहाँ का कुछ निज़ाम अलग है, यहाँ की जो चीज़ें कुछ अलग हैं, तो उसको थोड़ा चेंज करके इधर यहाँ पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो घुसा देना चाहिए, क्योंकि वो ही निज़ाम बेस्ट है। जो ज़िया ने किया था सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, वो तो मतलब कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा था कि उनको सबको अलग से एक मतलब उन्होंने कह दिया कि ना आप जस्ट रिजर्व को वोट करना है। हाँ, और बाकी जो मतलब मेजॉरिटी एरियाज में रह रहे हैं, तो वो तो बेचारे वोट कहीं भी नहीं देंगे, और ना ही उनको कोई सुनेगा, ना ही उनसे कोई वोट लेने आएगा। अभी ये तो हो रहा है ना, कम से कम की जो मेजॉरिटी है वो भी हमारे पास आ रही है कि आप हमें भी वोट दें, या उनकी कम्युनिटी को थोड़ा बहुत वो टच कर रहे हैं। वो उस टाइम में तो वो भी वो टच नहीं करते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस तरह की अब कोई और दोस्त, करामत साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? सारे ही काशिफ साहब की बात को बड़ा सराह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है उन्होंने की, बड़ी अच्छी रिसर्च की, बड़ी अच्छी उन्होंने मेहनत की, लेकिन उनसे कम तारिक सराज साहब भी नहीं रहे। और आप भी सारे जो बात कर रहे हैं, सारे अपनी अपनी जगह पे
जैसे कि अनिल सर ने बताया, सारे अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने देखा है मैं वो बयान करने लगा हूँ इन दोनों तबकों से, जो मुझे परेशानी हुई है, दोनों से, सिलेक्टेड से भी और इलेक्टेड से भी। जब इलेक्शन, जिस तरह की बात पहले तारक साहब ने की कि जो इलेक्टेड लोग थे इलेक्शन लड़के आते थे, वो थानेदार बन के बैठे हुए थे, किसी की कभी कोई बात नहीं सुनते थे। मैंने प्रैक्टिकली किया, तारक सिंह कैसर के साथ, जय साल के साथ, इनके पास मैंने बैठकर लोगों को जलील होते हुए देखा है। अब जो इलेक्टेड लोग थे उनके 3 कामों से चौथा काम कोई मुझे बता दे, नाली बनाना, सोलिंग लगाना और कम्युनिटी हॉल के अलावा कम्युनिटी के लिए कोई काम मुझे दिखा दे कोई किया हो। अच्छा, उस तो अलावा सिस्टम आ गया सिलेक्शन सिस्टम वाला। सिलेक्शन सिस्टम के बारे ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਫਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋਨੀਆ ਆਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਏਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਕਲੀਤੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਕਲੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਡ ਵੀ ਔਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਵੇ ਅਨੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਅਗਰ 8 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ 8 ਹਲਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਆਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਨਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਮਰਕੋਟ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਲਵੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ गई है कि क्या साढ़े वास्ते इलेक्शन सिस्टम ठीक है या सिलेक्शन सिस्टम ठीक है। एक पॉजिटिव बात ये है कि अगर कोई आपको ये कह रहा है कि मैं आपके वोट लेके नहीं आया, उस पर मैं थोड़ी सी बात ये करूंगा कि कोई भी प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर जब आता है वो सबके लिए एक बराबर होता है। जिन्होंने लोगों ने वोट डाले हैं उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं डाले उनके लिए भी। प्रेसिडेंट ये नहीं आके कह सकता कि आपने तो मेरी पार्टी को वोट नहीं डाले तो मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा। तो ये मोरल कंपल्सन है जिसको हमें दूसरे डिस्कस करना चाहिए कि ऐसा नहीं होता। अगर एक दफ़ा आप आ गए हैं तो आपको काम करनी है, जिस तरह से मर्जी करनी है। ये वैलिड पॉइंट्स हैं हमारे, इस पे नजरसानी कीजिए। नवीन सिंह साहब आप कुछ कहेंगे? बात तो ठीक है कि ना तो सिलेक्शन ना इलेक्शन, तो खराबी जो है वो उस बंदे में है जिसको सिलेक्ट या इलेक्ट किया जा रहा है। कमी इस बात की है कि नहमिया जैसे लीडर बाई कौम के अंदर जब उनको कौम का हाल बताएगा तो वो ज़ारो कतार होना शुरू हो। और जब जिस दिन नहमिया जैसे लीडर हम जब सिलेक्ट या इलेक्ट, चाहे वो सिलेक्टेड हो जाए या इलेक्टेड हो जाए, इससे कोई फर्क पड़ेगा। अगर वो नहमिया जैसी रूह के मालिक है तो होगा क्या, वो कम से कम कभी ये बात नहीं करेंगे कि ऐसी के तेरा डिवोटा ना आए, कभी ये बात नहीं करेंगे। वो भी काम करेंगे जो उनको कहने के नहीं कहा गया, जिसको उसको पैसे नहीं मिले वो भी काम करेंगे। दूसरी बात ये है कि बात तो हमने करनी है अमेंडमेंट की, इलेक्शन कमीशन में अमेंडमेंट आ जाए तो वो कैसे है कि मुझे पता है कि वो जो हाई कोर्ट में रिट हुई इस वजह से इलेक्शन की और सिलेक्शन की, तो उस रिट का क्या बना, किसने की थी? एक तो 20 को जेसीटी वालों ने भी की थी, 20 को रैली। अच्छा 20 को है, ठीक है। और फॉर द बेस्ट लेकिन देखें, अगर जैसे अख्तर साहब ने कहा कि ऊपर से ऊपर से होना है तो काम इधर से भी हो सकता है। हाई कोर्ट में जो बैठा है हमारे बुकला भाई यहाँ पर मौजूद है, ये भी भाई मौजूद है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा
कि एक तो आप एग्जैक्ट सिचुएशन की तरफ जाएं, उसमें मैं ये बात जरूर कहूँगा कि रिट की तरफ जाएं। अभी इसकी हेयरिंग है, क्या हमारी टीम इसको फॉलो करेगी, क्या उनको सपोर्ट करेगी, नो मैटर कौन है। मसला जो है इसका नहीं किसने वो रिट किया, मसला ये कि कौम का मसला है, नेशन का मसला है, तो नेशन के लिए उनको सपोर्ट करें। मेरे लिए सारे दोस्त हैं, सारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जब तक आप किसी सियासी मेन स्ट्रीम सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं बनते तब तक आप कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे ही हैं जिस तरह के आप शोर ही मचाते रहे। मतलब एहतजाज करने की आदत है ना, कईयों को मैंने देखा, एक सियासी पार्टी थी जिनके लोग जब जो है इतना साल एहतजाज करते रहे, लेकिन जब सियासत में इक़्तिदार में आए तब भी उनका जो स्टाइल था वो एहतजाज वाला ही था। तो हमें ये सोचने की जरूरत ये है कि अगर पार्टी इलेक्शन होता है, पार्टी इलेक्शन में आपको किसी न किसी सियासी पार्टी का मेंबर होगा। मैं ये डिस्कस नहीं करता, हमारे जो दोस्त समझते हैं कि हम लोग ने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके कुछ मूवमेंट बनाई है, कुछ सियासी पार्टी बनाई है, हमारे भाई हैं, हमारे काबिल एहतराम है, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सही है, लेकिन सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी जो है ना वो यही है कि आप या तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एनपीएल या जमात इस्लामी या किसी का भी आप हिस्सा जब तक नहीं बनते। रही बात अभी जो सिस्टम मौजूद है, मैं सवाल सोल्यूशन के लिए निकाल रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं निकाल रहा कि मैं कोई इस पे आप लोगों के सामने कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर। दूसरी बात ये भी प्रायोरिटी लिस्ट बनती है, जो 10 लोग जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे आ जाते हैं। अब ये जो 10 लोग आते हैं, अब ये 10 लोग कई दफ़ा पसंदीदगी की वजह से भी आ सकते हैं। अगर किसी ने किसी को पसंद किया तो उसको फर्स्ट पे ले आए, कोई उससे थोड़ा कम है तो उसको सेकंड पे ले आए, या किसी की किसी पार्टी लीडर के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, किसी इन्फ्लुएंस रखने वाले किसी पार्टी लीडर के साथ उसके ताल्लुकात है तो उसकी पोजीशन बन जाती है। पॉइंट ये है कि हमें ये सोचना ये है कि ये जो 10 लोग आते हैं, यह सियासी पार्टीज में भी जमहूरियत को फ़रोग देने के लिए हमने कोई बात करनी है या नहीं करनी। जब तक हम एज ए पाकिस्तानी होकर बात नहीं कर, एक्चुअली हमारा बहुत थोड़ा सा नैरो होकर चीज़ों को सोचते, सिर्फ फोकस कर रहे होते हैं हम अपनी कम्युनिटी पर फोकस करके। हमें सोचना चाहिए एज ए पाकिस्तानी भी, और ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं किसी मेजॉरिटी के पार्लियामेंटेरियंस के से कि वो हमारा काम करे, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अगर हम उनको वोट देते हैं तो हम उनसे वोट के बदले में जो हमारे जो मुतालबात होते हैं वो उनके सामने पेश क्यों नहीं करते। पंजाब में 3500 से लेकर 5000 तक यूसी हैं, और बगैर मुकाबला किए हुए आपका एक नुमाइंदा क्रिश्चियन होता है या मिनॉरिटी से वो गुजार के रिजर्व सीट पे मुंतखब हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह के मॉडल देखें, यमुनाबाद हुआ, बाहर तालीमी हुआ, या जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा, बारिशपुर हुआ, फैसलाबाद में, उस वहाँ पे अगर जाके देखें तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा, तो वो जो 9 जनरल काउंसलर्स होंगे उसमें भी हमारे क्रिश्चियन लोग आ सकते हैं। तो जब तक हम लोग ये कंपटीशन इसको ओपन मेरिट की तरफ अपने आप को नहीं तैयार करेंगे तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। अब झगड़ा सबसे बड़ा जो ना हमारे साथ ये होता है कि जो रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट को हम लोग कई दफा समझते हैं ये हमारी है। बेसिकली तो जो सिस्टम एक बना हुआ है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये जो रिजर्व सीट है ये तो आपको मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत दी गई है, और जिस तनासुब से जो सियासी पार्टी ज्यादा वोट लेगी उसको मार्जिन ज्यादा मिलेगा कि वो अपने नुमाइंदों को प्रायोरिटी लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब पॉइंट ये आ गया कि ये तमाम जो चीज़ें जो फॉर्मेट ऑलरेडी मौजूद है और जो चल रहा है, आइडियल कोई भी चीज़ नहीं होती, आइडियल इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल जैसे शहबाज भट्टी की बात हम कर लें, जब हम उनकी बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं सिस्टम के निज़ाम को, सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। उन्होंने असेंबली में आने से पहले 3-4 चीज़ें पहले मनवा ली थी अपनी सियासी पार्टी से। देखें कि हम थोड़ी देर के लिए सोच रहे होते हैं कि शायद जो हम लोग जो मिनॉरिटीज़ के जो दोस्त हैं, हम अगर इकट्ठे हो जाए तो हम लोग को तब्दीली है। हम लोग इकट्ठे होकर किसी सियासी पार्टी के साथ अगर मीटिंग करें तो शायद मतलब कोई रिजल्ट आ सकता है। अगर हम लोग अकेले अलग अलग दुकान बनाएंगे ना तो मुमकिन नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमें ये चीज़ देखनी चाहिए और रिकमेंडेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने एक छोटी सी रिकमेंडेशन दी कि जब नेक्स्ट जो सियासी पार्टी जो मेन स्ट्रीम सियासी पार्टीज है
उनमें जब वो अपनी पार्टी मैनिफेस्टो बनाते हैं उसमें रिकमेंडेशन आसान, मैं इस वजह से कह रहा हूँ आसान इस वजह से हो जाता है क्योंकि जब हम लोगों ने पार्टी मैनिफेस्टो में अपने मुतालबात को उसमें ऐड करवाया उसके बाद हमें इतनी आसानी होगी जब किसी भी पार्लियामेंटेरियन उस सियासी जमात का चाहे पाकिस्तान के किसी कोने में भी हो, हम उन्हें कहते थे कि ये आपकी सियासी पार्टी ने ये वादा किया है, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट ये वादा किया भाईजान, तो आप मुझे बताएं इसके लिए क्या कर रहे हैं। मैंने ना अपनी जिंदगी में यानी कि जितने भी पार्टियों के इलेक्शन देखे हैं मैंने सब चीज़ों को देखकर मैंने आज आपके दरम्यान एक चीज़ को रखना चाह रहा हूँ। मैंने इन लोगों से एक चीज़ सीखी है कि हर बंदा जो लीडर बनता है ना वो अपनी एक पहचान छोड़ के जाता है। वो अवाम के भाई ने बात की बड़ी अच्छी कि हमें अवाम के भी हकूक़ देखने चाहिए, उनकी भी पेन्स को देखना चाहिए। तो ये कि लीडर जो भी आता है वो हमारे में यही है, भागा दौड़ी होती है कि वो यहाँ पर चले गया, उसको यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, वहाँ पर होना चाहिए। ये चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा अपने लोगों में हमारे साथ पाकिस्तान मिनॉरिटी मूवमेंट के जो पीटर चार्ल्स साहब हैं उन्होंने NA 129 में हमारे एक मिनॉरिटी के भाई को लियाकत जॉन साहब को खड़ा किया और उसमें मैंने अपने मिनॉरिटी के लोगों को देखा, यानी कि अपनी जो मिनॉरिटी के जो बहन भाई हैं उनको देखा कि वो इस जद्दोजहद में उनके साथ ये पैगाम लेकर वो लियाकत जॉन साहब उनके पास आए कि हमारे हालात बदलेंगे और हमारी कौम को आगे लेके चलेंगे। क्योंकि आज अगर देखते हैं मूसा का दौर देखते हैं तो आज भी हमारी कौम इसी भागा दौड़ी में पिस रही है और उनको एक लीडर की ज़रूरत है। और आज अगर जो भी कोई लीडर कतार में आता है उसके अपने राइट्स होते हैं कि मैं ये करूं, मैं वो करूं। अवाम फिर वो पीछे होती है, वो फिर वही गुलामी में वही वो अपना जो सफाई का बर्तन जो उन्होंने अपने कंधों पर रखा हुआ वही उसको लेकर चल रहे हैं। आज कोई इस चीज़ के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा अवाम के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि इस पेन्स को अगर कोई उठाने वाला है तो आप में से कोई भाइयों में कोई ऐसा कोई मैसेज छोड़े, फोरम ही ओवरऑल इन सारी चीजों को डिस्कस कीजिए। हाँ, तो ऐसा कोई मैसेज उठाने के लिए लोगों को अवेयरनेस दे ताकि वो लीडर्स बन के हमारे लोगों के ये राइट्स को देखें। एक बंदा जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड ही नहीं है, जिसको कोई सियासी सूझबूझ ही नहीं है, जिसको कोई उसकी वो किसी नर्सरी से गुजर के ही नहीं आया, वो आगे गए कि मैंने अब MLA का इलेक्शन लड़ना है, या मैं कह दूं मेजर साहब आप लड़े इलेक्शन। मेजर साहब आर्मी से हैं, बड़े सेंसिटिव एरिया में उन्होंने काम किया है, हो सकता है इनका उधर दिमाग ना उस साइड पे, मैं धक्के तो नहीं, मैं तो खिलाफ खड़ा। इस तरह भी हम अपनी कम्युनिटी को मुश्किलात में डालते हैं। जैसे यहाँ एक भाई बैठे तुमने बताया कि वो हमारी गली को वहां छोड़ के चले गए, ठीक है, हमें वो काम करने चाहिए जो हम कर सकते हैं। बात हम उन गोल्स के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं जो हमारे पास की बात ही नहीं है। मादरत के साथ हो सकता है आप कोई मेरे साथ एग्री ना करे, ये अभी आज हम सिलेक्शन और इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये फैसला हमारे लेवल का नहीं है। हम छोटी सी कुछ चीज की इनिशिएट कर सकते हैं, फिर बात वही पार्लियामेंटेरियन ने करनी है या जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने डिसाइड करना है, या उनके ऊपर भी जो मुल्क के मालिक बैठे हैं उन्होंने फैसला करना है कि उन्हें क्या सिस्टम सूट करता है। अब कई लोगों को ये सिस्टम सूट करता है कि वो सिलेक्शन के जरिए आने वाली, सिर्फ हमारी 8 सीटों की बात नहीं हो रही, देयर आर 60 वुमेन एज वेल। 70 जब इस साइड में ले जाते हैं अदर वो हुकूमत उल्टा उधर मारते हैं, तो वो कोई गेम होती है बीच। मगर हम अगर अपनी बात करें, अगर हम ये 129 को ही देख लें, हमें वो काम करने चाहिए। हमें करना चाहिए था कि हम ये लोकल इलेक्शन आ रहा है उसमें हम आते, हम अपने काउंसलर खड़े करते, हम अपने चेयरमैन खड़े करते और लाहौर से बहुत सारी जगहों के ऊपर हम अपने चेयरमैन ला सकते हैं। लाइव वो यूनाबाद में 2 हैं सर, ठीक है, बहार कॉलोनी में बीबी यूसुफ साहब आए, और जगहों में भी ला सकते हैं। तो हम इस तरह थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं ताकि क्रिश्चियन जो पार्टियां माने कि भाई नहीं, इस वक्त हमारी सिचुएशन ये है कि हम बकारी हैं,
और जो बकारी सीट के साथ जाता है वो अपनी बात नहीं मनवा सकता मालिक से, माजरत के साथ। मैं मेंबर जिला कौंसिल रहा हूँ और मैंने कोई बात की तो मेरे जो मुस्लिम दोस्त ने कहा और तो सब रहने दो तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ भी तो सामने देना है। लेकिन अगर मैं उस वक्त चुप कर जाता तो शायद ऐसे ही होता। मैंने उन्हें कहा कि भाई आप हमारी सीट पे इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे थे, आप मिनॉरिटी वाली सीट पे इलेक्शन लड़ दिया करें, ये भी आपके लिए खाली है। वो बंदा एक दफा तो वो लाल पीला हो गया तो मैंने सही पढ़ाई देता है, लेकिन मैं जो हमारा काम है वो हमें कर रहे थे, जो आपका काम है वो आप करें। हमारी मिनॉरिटी की इशू हमारे घर के मसले हैं वो हमें पता है, वो आपको नहीं पता। अच्छा वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को मैंने एग्री करवा लिया, मैंने उसमें 5% कोटा पूरे जिला कसूर का मैंने मिनॉरिटी के लिए प्रूव करवाया और फिर वो 5 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर थे वो हमने लगवाए। अब बात यह है कि हमें बाज़ औक़ात अपने आप को करवाना भी पड़ता है कि भाई ये हमारी जरूरत है और इस तरह हम न चले। मेरी सजेशन ये है कि हम इलेक्शन सिलेक्शन को अभी कुछ भी नहीं कर सकते। और स्पेशली एक और चीज मैं ऐड करता हूँ यहाँ, ये एनजीओ का काम नहीं है, एनजीओ का काम सिर्फ गाइडेंस देना है। जब तक पॉलिटिकल लोगों को आप इस तरह की मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वी वॉन्ट बी एबल टू गेट एनीथिंग, वी विल जस्ट वेस्ट आवर सारे पॉलिटिकल पार्टी सही कह रहे सबके पॉइंट जो है वो वैलिड हैं और वो अपनी एक मुसलमान हकीकत रखते हैं। सब दोस्तों को सुना है और बड़े गौर से सुना है अभी लेकिन कुछ दोस्तों से मुत्तफिक हूँ और बल्कि अगर सच बुलवाएं मुझसे तो मैं सभी दोस्तों से मुत्तफिक भी हूँ और किसी न किसी एक पॉइंट पे मैं अड़ा भी हूँ। सो दोनों साइड पे हमारे पास कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए और उनके अंदर रहते हुए अगर हमें कोई डुअल वोट मिलता है, ट्रिपल वोट मिलता है या टेट्रा वोट मिलता है या व्हाटएवर बी द सिचुएशन, उससे गर्ज नहीं है। हमारा मसला हल होना चाहिए। बीइंग अ कम्युनिटी, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले हमारे जो मसाइल हैं उनका हल हमें मिलना चाहिए और वो किसी भी तरह से हो, उसकी इंटरप्रिटेशन कोई भी हो, उसका तरीका कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, स्टेयर कोई भी हो, हमारी मंजिल तक हमें पहुंचना चाहिए। और वो जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर होना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। पता क्या हम मिनॉरिटी हैं, मिनॉरिटी में मेजॉरिटी है। सर इत्तेफाक करते हैं हम लोग सारे जी। पंजाब में पाकिस्तान में भी सर नहीं, चलिए पंजाब में मान लेते, ठीक है। हम उसमें भी पीछे आगे हमारे साथ बराबर कोई और बन लेकिन बनना चाहिए था हमारे पर, ठीक है ना सर जी। लेकिन हम कोशिश करते हैं, एक बात करते हैं, छोटी सी बात है, अगर कोई नून लीग है, पीटीआई है और जिस भी पार्टी में है, लेकिन किसी को हम मानते नहीं है। मुझे ऐसा हो गया 20-25 साल हो गया इस कागज को देखते हुए, हम पीछे क्यों आ गए? मेरा आप सबसे सवाल है, हम पीछे क्यों आ गए? वजह की तो बताएगा कोई, एक साहब बताएगा पीछे क्यों आ गए? लेकिन छोटे से छोटे मेरे भी एक सवाल आगे पूछते हैं, मुझे सब प्लीज बताइए। ये मेरी ये भाई तुम्हें मालूम है कि कोई ना कोई उठेगा, ठीक है ना, कोई ना कोई कौन आएगा हमारे लिए जब तक हम खुद नहीं बात करें। छोटे सवाल का छोटा जवाब जी प्लीज बताइए। क्योंकि रिसर्च का हिस्सा है, पहली तो बात है कि उधर से मुझे आपको शायद अंदाजा होगा कि अभी कौन से पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनकी एनजीओज नहीं है। का काम ह्यूमन राइट्स इज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज ह्यूमन राइट्स। एनजीओज ने आपको कंसल्ट करके देना है, सिविल सोसाइटी ने आप लोगों को गाइडेंस दी है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा था कि उनको भी इन्वॉल्व करें। सवाल ये कि हम पीछे क्यों आ गए हैं? हम मेरा ये मेरा ये 20 साल 25 साल है, मुझे ये मीटिंग्स कवर करते हुए बड़ी मैंने देखा लोगों को बात करते हुए, लेकिन हम डे पीछे जा रहे क्यों? जी आप सुनें सर। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानगी है कि आप सब लोगों में से किसी एक बंदे ने यहाँ पे वर्ड सेंसेस नहीं यूज किया। मैंने पब्लिक सेंसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक, हमारा सारे का सारा मुद्दा मेरा क्लास प्रोजेक्टर नहीं था ना हमारा, और डुअल वोट पे जो आके खड़ा हो रहा है ना, अभी तक हम इस बात को डिटरमिन नहीं कर पाए कि हमारी पॉपुलेशन क्या है। अभी जो बातचीत हुई है ना,
ये अब आगे फर्दर लीड कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि अपनी रिकमेंडेशंस का, अपने कंक्लूजन्स का ना, सॉल्यूशंस का solution में आएगा, senses का होगा। बना के रखें। बताएंगे आपको। और दूसरा ये है कि हमने ना एक चीज और चीज का कथारसिस नहीं किया। मैं कथारसिस ही कह रहा हूँ, रिव्यू नहीं किया हमने, उसको डिस्कस नहीं किया, हम सिर्फ कथारसिस कर रहे हैं। और ये कथारसिस पिछले 2.5 दहाइयों से चल रहा है, जो मुशर्रफ से ऑनवर्ड आज तक का है। और वो कथारसिस सरकार, आपके जितनी प्रोविजंस आपको मिली हैं, जिनको हम अपनी जुबान में अफर्मेटिव एक्शंस बोलते हैं, उसके बाद आपने उसका बैठ के रिव्यू नहीं किया कि क्या आया इन अफर्मेटिव एक्शंस की फर्दर हमें जरूरत है या नहीं है। उन अफर्मेटिव एक्शंस में से एक ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम की भी थी, और वो ये था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम्युनिटी खुद को पॉलिटिकली इमर्ज करेगी, एम्पावर करेगी, और फिर एक टाइम ऐसे आएगा कि इनकी नुमाइंदगी मौसर होगी। तो हमने सिस्टम्स को वहाँ बैठ के डिस्कस नहीं किया हुआ, वो चाहे पार्टीज के अंदर हैं या हमारे जो बने हुए फोरम्स हैं उनके अंदर है। कि मैं अपनी रिसर्च से रिलेटेड अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तीसरी चीज़ ये है कि मैंने अपनी रिसर्च में या हमने अपने काम में कभी ये नहीं देखा कि रिलीजन बेस्ड पार्टीज या इलेक्शंस बनती हैं। सिर्फ पाकिस्तान में वाहिद मुल्क है जो जिसको कह लें कि मजहबी बुनियादों पर पार्टियां बनाने वाला काम होता है। हाँ, मजहबी शनाख्त के साथ इलेक्शंस जरूर लड़ा जा सकता है, लेकिन मजहबी बुनियादों पर पार्टियां बना के इलेक्शंस नहीं लड़े जा सकते, जो ये हकीकत है। अदरवाइज ये है, मैं अब एक एक्टिविस्ट होने की हैसियत से आपको चीज़ बता दूं, अगर हम डोल वोट की बात करते हैं तो मेरा मानना ये है कि फिर हमें ब्लास्फेमी को, जो इस कमरे में बात है, फिर ब्लास्फेमी को रिपील करने के स्लोगन से भी विथड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि हम दो शनाख्तों की बात कर रहे हैं। तो फिर उस लॉ को भी यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि वो भी दो मज़ाहिब या दो धड़ों की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। फिर हम डोल वोट में भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। मैं जब बीच वाले रास्तों की बात कर रहा था, आपको राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, आपको पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस और वैल्यूज के कॉन्टेक्स्ट में बीच वाले रास्तों में से चुनना पड़ेगा। मॉडल्स आर देयर, मॉडल्स हैं हमारे पास, लेकिन उन मॉडल्स को रिव्यू करके बीच वाला रास्ता। और सीधी सी बात, सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बहुत सारे हजरात ने बात की है, ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने करना है, उन्होंने करना है जिनके साथ हम जिनको हम कह रहे हैं कि ये नहीं आने चाहिए सिलेक्शन के थ्रू। लेकिन सरकार, ये काम है आपके इलेक्शन कमीशन का सबसे पहले। तो मैनिफेस्टोज के अंदर बात डलवाने की हम बात कर रहे थे, तो फिर मैनिफेस्टोज में, इलेक्शन कमीशन में इन कवानीन को चेंज करवाने की सबसे पहले बात करें। इस डॉक्यूमेंट में मेरी रिकमेंडेशन भी ये है कि इलेक्शन एक्ट को चेंज करवाएं। पार्टीज के अंदर 15 पार्टीज में इलेक्शंस में आपके माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्शन को इंश्योर करवाने वाला काम इलेक्शन कमीशन के एक्ट में होना है। रिप्रेजेंटेटिव्स ने मॉरल ग्राउंड्स पे, एथिकल ग्राउंड्स पे नहीं करना कि साडा भी करा दो इलेक्शन, नहीं। ये कानून अगर उनको बाउंड करेगा तो फिर वो जाके रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करवा सकेंगे सर, और वो इंश्योर नहीं करवाएंगे फिर कमीशन या कानून उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करवा रहा होगा। ये चौथी चीज, आखिरी चीज सरकार ये है कि वो एक्सेप्टेंस वाला लेवल ना, मैंने जैसे पहले बताया, बहुत बेहतरीन किस्म का एक प्रेसिडेंट सेट हो गया हुआ है। आप खुद ये भी बता रहे थे कि जी चेयरमैन की सीटों पे, चेयरपर्सन की सीटों पे यूनियन काउंसिल के अंदर बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़े। तो मेरा ख्याल है कि हमें जरा थोड़ी सी इंकरेजमेंट लेनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, सर आपकी बात में बिल्कुल एग्री हूँ कि यहाँ बैठे हुए जितने हमारे लोकल बॉडीज में बहुत सारे होंगे शायद जिन्होंने लोकल बॉडीज के इलेक्शन लड़े, मैं दावे से कह सकता हूँ आज तक आप में से कोई बंदा लोकल बॉडीज एकेडमी में नहीं गया होगा। क्या आप अपने लोकल बॉडी सिस्टम को वहाँ पे जाके पढ़ लें, क्योंकि हमने नर्सरी से गुजरना ही नहीं। I was honored to do that. चले सर, But maybe out of the whole province. सर आप मिसाल बना रहे हैं अभी। कोई ऐसा बंदा नहीं जो सिस्टम को पढ़ के फिर अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके फर्दर आगे आएगा। हमने नर्सरी को कभी प्रमोट नहीं किया ये वाली। हम बड़ी छलांग की तरफ ही हमेशा रहे, और वो जो सीडी का जो आखिरी पाया था अल्टीमेट, वो एमपीएस वाला है, वो एमएनएस वाला और वो सेनेट वाला है। हमने हमेशा उधर की तरफ ही देखा है, हमने नीचे ग्रास रूट पॉलिटिक्स है उसको नहीं देखा। आखिरी चीज क्या, एक फर्क ना जानकर पॉलिटिक्स कर, और वो फर्क ये है, पार्लियामेंटेरियंस का काम है, एमएनएस एमपीएस सेनेटर्स का काम है कानून साजी करना, उनका काम फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है। ये हमारा इलेक्शन एक्ट भी कहता है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, और पूरी दुनिया में इसी तरह से चलता है। डेवलपमेंट का काम जितना भी है वो हमारी लोकल बॉडीज करती हैं सारे का सारा, और ये उनका इस्तेहकाक है।
हम ये नहीं मानते कि हमें ईसाई कहा जाए या हमें मसीह कहा जाए, हम ये नहीं मानते हमें सिलेक्टोक्रेसी चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हम किसी भी चीज के ऊपर हर चीज पे डिवाइडेड। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। हमारा एतराज ये है कि हमारे नुमाइंदे जो है हमारा इनपुट नहीं होता उसके अंदर में, हर इनपुट की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई भी पार्टी अगर किसी भी कैंडिडेट को देती है और वो परफॉर्म करता है, लेकिन उससे पहले कंसल्टेशन की बहुत जरूरत है सिविल सोसाइटी के साथ। और मेरा ख्याल है जो सोल्यूशन की मैं बात करूंगा, एक सर्वे होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ताकि हम एक यूनाइटेड फ्रंट के साथ आगे बढ़े, तो अपनी जो डिमांड है उसके लिए सर्वे किस पे होना चाहिए। आपको हल्का बंदी होना चाहिए, आपको या डुअल वोट चाहिए, सेपरेट इलेक्शन की बात ना करें, इसकी कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी अहमदीज भी नहीं मानते, फर्स्ट ऑफ ऑल वोट भी नहीं डालते। ये मेरे जी तारिक सराज, तुमने बेजान समझकर बुझा दिया जिनको, तुमने बेजान समझकर बुझा दिया जिनको, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी। ये जो मायूसी की फजा कायम कर दी गई है यहाँ पे कि नहीं हो सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा अक़दा है जो वह हो नहीं सकता। सब कुछ हो सकता है। सोल्यूशन बड़ा वन लाइनर है कि ना तो ये पार्लियामेंटेरियंस ने निज़ाम मुतारफ करवाया था, क्योंकि ये एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत आया था, और उस दौर के जितने भी ऑर्डिनेंसेस बने थे वो सब रिपील हो गए हैं, सब खत्म हो गए हैं। एक यही है, और इसको रखने की वजह वो है जो दाऊद साहब ने बताई कि जो पार्टीज हैं वो इनको अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खत्म होगा, खुदा के फजल करम से खत्म होगा, और इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी जो ज़हनी बलीदगी है, जो ज़हनी हम महंगी है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। ये किसी सूरत भी जो पहले सिलेक्शन सिस्टम इलेक्शन वाले दोस्तों को जो गिले हैं वो यकीनन अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन उस वक्त ये था कि जिसने पूरा पंजाब कवर करना है उसके लिए मसाइल थे। लेकिन अब चूंकि हम चाह रहे हैं कि ये हल्का बंदियों के साथ। दूसरी बात ये है कि उस दौर में कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई अवेयरनेस नहीं थी। अब तो बच्चे जो हैं वो भी अवेयर हैं अपने राइट्स के बारे में, तो ये खुदा के फजल से ठीक होगा, और हम जल्द आपको ये खुशखबरी देंगे कि ये ठीक हो गया। आखिरी शेर हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, इन्होंने हमेशा यूनिटी की बात की, एक दोस्त ने और भी की है, तो यूनिटी के लिए एक शेर, मुतहिद हो तो बता डालो और अगर मुंतशिर हो तो शोर मचाते हैं।